आज फिक्र की शुरुआत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अजब गजब फैसलों के नए अध्याय के साथ। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में जब वो व्हाइट हाउस के लॉन में टैरिफ लिस्ट लेकर बखान कर रहे थे, इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के हंटर से डराने वाले थे। और दूसरी तरफ तस्वीर तब की है जब नेटो की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को एकदम अकेला छोड़कर नेटो के सभी सदस्य देश जो है वो आगे बढ़ गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपने फैसलों से न सिर्फ दुनिया भर को अचंभित कर रहे हैं, बल्कि इन फैसलों की वजह से वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। और ये उसी का एक एग्जाम्पल है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के ऊपर एक अजीब फैसला कर लिया। यह तस्वीर देखिए अब आप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन के अंदर पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और यही उन्होंने भारत के ऊपर 25% तक टैरिफ लगाने की बात कही, और वो भी तब जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर 5 दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और अभी अगले दौर की बैठक होने वाली है, वो भी अगस्त एंड में। लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर टैरिफ का ऐलान करते हुए लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा को रोके। इन सभी कारणों को देखते हुए अब अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामान पर 1 अगस्त से 25% तक टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। बड़ा सवाल यह है, जो यूरोप अपनी रशिया से एनर्जी नीड्स को कम नहीं कर पा रहा है, जो यूरोप ट्रंप के दबाव में डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, क्या उस यूरोप पर भी ट्रंप ऐसे टैरिफ और पीनलाइजेशन करेंगे? क्या वो कर सकते हैं? अभी जो आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखी, सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। लेकिन दोस्त कहने से भी नहीं चूके। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ट्रंप इस टैरिफ के पीछे भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे हैं। वो रूस और भारत की दोस्ती से परेशान है। वो कह रहे हैं कि भारत रूस से हथियार खरीदता है, इसीलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो फिर क्या ट्रंप भारत को और दुनिया के तमाम मुल्कों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, जबकि रूस और भारत व्यापार करते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के इस फैसले में उनकी कूटनीतिक नाकामी दिखती है, क्योंकि अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने कई बार दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया। पहले भी वो एक बार भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं और एक ही दिन बाद उन्होंने कहा था कि अब टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस बार भारत पर 25% टैरिफ लगाने के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। इस मुद्दे पर कल जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या भारत 20 से 25% तक के अमेरिकी टैरिफ का सामना करने की तैयारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए टैरिफ दर क्या होगी? इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे ऐसा ही लगता है। भारत 25% टैरिफ का भुगतान करने जा रहा है। भारत मेरा दोस्त है, आप जानते हैं। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया, ये बहुत अच्छा था और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। आप जानते हैं हमने बहुत सारे बेहतरीन समझौते किए हैं, जिनमें हाल ही में हुआ समझौता भी शामिल। बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि पहले एक पत्रकार ने सवाल पूछा और भाई साहब ने कुछ ही घंटे के अंदर ऐलान भी कर दिया। तो यह सवाल पूछा गया था या पूछवाया गया था? खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस आर्थिक युद्ध का उद्घोष उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया, जहां ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग और सबसे जिद्दी ट्रेड पार्टनर कहा है। सवाल यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ क्यों लगाया और क्यों कहा कि रूस के साथ भारत का दोस्ताना उन्हें मंजूर नहीं है।
पहली वजह यह है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, यह तर्क लगाया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि भारत अमेरिकी फसलों, डेयरी और जीएम फूड्स को बाजार नहीं दे रहा है। भारत चाहता है कि अपने किसानों और स्वदेशी सिस्टम को इसकी वजह से बड़ा नुकसान ना हो। डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये की है, लेकिन भारत अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देखेगा अगर अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है? तीसरी वजह यह है कि ट्रंप भारत से फायदा नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत सिर्फ फायदा लेता है, फायदा देता नहीं है। इंटरेस्टिंगली जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही हैं उसमें फायदा दोनों का हो रहा है। इसका असर भारत पर किस तरह हो सकता है यह भी देखते हैं। भारत हर साल $87 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचता है। अब उस पर 25% टैक्स का मतलब है फार्मा सेक्टर को झटका। यह उम्मीद की जा रही है कि वो फार्मा सेक्टर पर और टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं आने वाले समय में। भारतीय फार्मा कंपनियां जेनरिक दवाइयां अमेरिका को भेजती हैं। आईटी कंपनियों पर असर पड़ेगा, टेक्सटाइल और मोबाइल एक्सपोर्ट की लागत बढ़ेगी। यह टैरिफ का हंटर चलाकर ट्रंप भारत से बार्गेनिंग करना चाहते हैं और टैरिफ का डर दिखाकर भारत और रूस की दोस्ती में दरार लाना चाहते हैं। वैसे ट्रंप की आदत है कि वह ऐसी घोषणाओं का इस्तेमाल दबाव बढ़ाने के लिए करते हैं और फिर डील कर लेते हैं। और रही बात भारत की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को यह नहीं भूलना चाहिए कि चाहे ट्रेड हो या फिर युद्ध के हालात, साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अमेरिका का ट्रस्टेड, रिलायबल यानी विश्वसनीय पार्टनर है। ये जो घोषणा आई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो उसको एक इसी परिस्थितियों में लिया जाना चाहिए कि भारत की अपनी व्यवस्था है और अपनी कूटनीति है, और इसने उसको एक परीक्षा में डाल दिया है। मेरे ख्याल से इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होंगे। हिंदुस्तान डोमेस्टिक कंजम्पशन पे चलने वाली इकॉनमी है। हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बड़ी है, फिर भी यूएस हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएस को हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ये टैरिफ कुछ दिन रहते हैं तो कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, बट नुकसान हिंदुस्तान के साथ यूएस का अपना भी होगा। उनके अपने कंज्यूमर, उनके अपने नागरिक के लिए महंगाई बढ़ जाएगी, जो यूएस के नागरिक आज पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस खुद स्लो डाउन का शिकार है। एक बात कल शायद आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं, थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, ये कंफर्म है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत है, नोबेल शांति पुरस्कार की तड़प है, दुनिया भर में अपने हथियारों को बेचने की लालसा है। राष्ट्रपति ट्रंप नेटो को धमकाकर कई मुल्कों का रक्षा बजट बढ़वा रहे हैं, जिससे फायदा अमेरिका की डिफेंस कंपनी को ही होगा। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को भी नहीं रोक पाए हैं, लेकिन अपने टैरिफ की तलवार से उन्होंने दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर जरूर शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन के देशों पर डोनाल्ड ट्रंप 15% टैरिफ लगा चुके हैं और इस डील पर यूरोपियन यूनियन के सभी 27 सदस्य देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, बल्कि वो काउंटर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वियतनाम पर 20% टैरिफ, फिलीपींस पर 19% टैरिफ और जापान पर 15% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा चुके हैं। और ये सारी कंट्रीज लुक बियॉन्ड अमेरिका की नीति पर काम कर रही हैं, यानी अमेरिका से अब आगे की सोचो, क्योंकि ट्रंप की वजह से अमेरिका वो वाला अमेरिका नहीं रहा है जिस पर ये लोग निर्भर करते थे। टैरिफ की धमकी देना ट्रंप का पुराना पैतरा है। आपको याद होगा कि उन्होंने चीन को 200% टैरिफ की धमकी दी, चीन ने काउंटर टैरिफ लगाया। उसी तरह मेक्सिको को भी भारी भरकम टैरिफ की धमकी दी थी। इस तरह की धमकियां देकर वो सामने वाले देश पर डील के लिए दबाव डालते हैं। 7 जुलाई को भी उन्होंने 14 देशों को टैरिफ वाली धमकी दी थी। कहा था कि अगर अमेरिका की शर्तों पर डील फाइनल नहीं हुई तो फिर भारी भरकम टैरिफ भुगतने के लिए तैयार रहे। इन देशों में सबसे पहला नाम ब्राजील का है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी, जबकि शर्तें ना मानने पर म्यांमार को 40% टैरिफ की धमकी दी जा चुकी है। इसी तरह कंबोडिया को भी 36% टैरिफ झेलने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं और इंडोनेशिया को भी 32% टैरिफ की धमकी मिल चुकी है। लिस्ट बहुत लंबी है और इन देशों के पास भी 1 अगस्त तक की डेडलाइन है, यानी इन देशों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। वैसे ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फेयर इनफ।
हम ट्रंप की तरह नहीं सोचते हैं, हम प्रैग्मेटिक हैं, कैलकुलेटेड हैं। लेकिन रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड टॉक फिलहाल जारी है। रॉयटर्स को भारत के वरिष्ठ ऑफिशियल्स ने बताया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते भी हैं तो वो एक अस्थायी टेम्पररी कदम होगा। अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक चल रही है और हम समझौते के बेहद करीब हैं। वैसे ट्रंप पहले भी कई बार अपनी बात से पलट चुके हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों में वो भारत पर टैरिफ वाली बात को वापस ले लें। वैसे इन सब के बीच भारत ने अमेरिका के टैरिफ के ऐलान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे टैरिफ वाला तमाचा कहा है, जबकि कुछ देर पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक बैठक हुई है। अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए जो सबसे भयावह खबर हो सकती थी वो अभी ट्रंप जी ने कह दी है। उनका कहना है कि भैया 25% टैरिफ आपके चीज़ों पर लगेगा और पेनल्टी अलग से लगेगी रूस से सस्ता तेल या जो एम्यूनेशन आप खरीदते हैं उन दोनों चीज़ों पर। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए और हमारी नौकरियों के लिए भयावह खबर है। अमेरिका के प्रेशर में भारत नहीं आने वाले हैं और जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया रूस के सामान पर, भारत ने इसको नहीं माना और भारत रूस के साथ ये कारोबार किया। भारत अपना एक स्वतंत्र रास्ता चुनता है, वो अमेरिका के फॉलोअर्स नहीं है भारत। देश का मिजाज, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी भाई, सरकार आज ये है कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश तो रहेगा ना। उस दृष्टिकोण से अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस प्रकार की हरकत का प्रतिकार समुचित समीचीन होना चाहिए। पर अचानक से 30 बार ये कहने के बाद कि उन्होंने सीज फायर किया और ट्रेड का हवाला दिया और अब टैरिफ लगा देना, अब वित्त मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब दें कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस मुद्दे पर अब से थोड़ी देर पहले सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है। सरकार ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर अध्ययन कर रही है। यह भी कहा गया है कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीने से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत कर रहे हैं और भारत सरकार उस उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार देश के किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई सेक्टर के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के मामले में किया गया है। टैरिफ वाले तूफान के बाद अब इंटरकॉन्टिनेंटल सुनामी की फिक्र करते हैं। रूस में आज दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल सुनामी का खतरा बढ़ गया। यह खतरा कितने देशों पर है, कितने द्वीपों पर है, कुल कितनी महाशक्तियां इस इंटरकॉन्टिनेंटल सुनामी के सरेंडर के मोड में दिखी, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले रूस में भूकंप से मची तबाही की कुछ तस्वीरें। पहली तस्वीर, रूस में यह भूकंप पूर्वी क्षेत्र कामचटका में बिल्कुल सुबह के वक्त, उस समय पास के एक अस्पताल में एक मरीज की सर्जरी चल रही थी। भूकंप आते ही ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ जोर से हिलने लगा, लेकिन जो डॉक्टरों की टीम थी उसने धैर्य नहीं खोया। भूकंप के तेज झटकों के बाद भी मरीज की सर्जरी की गई। ये दूसरा वीडियो एक घर के अंदर का है। जिस वक्त ये जलजला आया उस वक्त ड्राइंग रूम में भयानक मंजर था। खिड़कियों के शीशों से लेकर दरवाजे तक जोर जोर से हिलने लगे। टेबल पर रखे बर्तन और अन्य चीजें जमीन पर गिरने लगी। पास में खड़ी एक महिला डर के मारे चीखने लगी। रूस के कामचटका इलाके में एक और घर के अंदर का हाल देखिए। यहां भी हालात बेहद डरावने थे। विनाशकारी भूकंप की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वहां पर चीख पुकार मच गई। रूस के उत्तरी कुरीलो से चौथा वीडियो एक स्ट्रीट का वायरल हुआ। भूकंप से यहां के कई मकान थर्रा गए।
मकानों की छत टूटकर गिरने लगी। दहशत में लोग चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। रूस में अब एक पार्किंग लॉट की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। जिस समय यह भूकंप आया उस समय यहां पार्क कारें 25 सेकंड तक जोर जोर से हिलती रहीं। यहां कुछ बुलडोजर भी खड़े थे, वो भी खिलौने की तरह हिलने लगे। वो देखिए पीछे एक शॉट में आपको दिखाई दे रहा हो। रूस में एक एयरपोर्ट से भी भूकंप के दौरान का डरावना दृश्य वायरल हुआ है। इस एयरपोर्ट के अंदर मौजूद लोग खौफजदा हो गए और यहां भी भगदड़ जैसे हालात बन गए। रूस के कामचटका से ऐसे कई वीडियो दुनिया भर में वायरल है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता 8.8, केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो यह घटना सुबह 4:55 के आसपास घटी। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में ही फौरन बड़ी सुनामी रिपोर्ट की गई। कामचटका में कई घर समंदर की लहरों में बहते दिखे। वहां के गवर्नर ने इसे दशकों में सबसे शक्तिशाली भूकंप करार दिया, लेकिन इसके ठीक बाद यह खतरा रूस से भी काफी आगे कई देशों में बढ़ता दिखा। रूस में आए भूकंप के कारण पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा फैल गया। जरा सोचिए, प्रकृति के कहर का इंपैक्ट किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा तीव्र और ज्यादा तेज होता है। रूस में आए जलजले का असर कुछ ही देर के अंदर 2000 किलोमीटर दूर जापान, 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका, 9000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड तक महसूस हुआ। यही वजह है कि हम इसे इंटरकॉन्टिनेंटल सुनामी कह रहे हैं। सबसे पहले बात जापान की करते हैं। रूस में भूकंप आने के बाद जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठी। करीब 20 लाख लोगों को फौरन घर खाली करने का आदेश जारी हुआ। जापान ने कहा कि सुनामी की लहरें 1 से अधिक दिनों तक आ सकती हैं। पूरे जापान में सुनामी में 3 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। 41 रूट पर ट्रेन सेवा रोक दी गई है। फुकुशिमा दाइची और फुकुशिमा दाइनी न्यूक्लियर प्लांट को एहतियातन खाली करा लिया गया है। ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 2011 की सुनामी में जापान में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जापान में लोग सुरक्षित रहें, ऊंची जगह पर चले जाएं, इसके लिए योकोहामा में बाकायदा सुनामी का सायरन भी बजाया गया। ये वहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोस्टल एरिया से लोगों को काफी दूर ले जाया गया। जो नहीं जा पाए उन्होंने बड़ी इमारतों की छतों पर सहारा ढूंढ लिया। ये उसका वीडियो। जापान में एक और खौफनाक मंजर दिखा। सुनामी के अलर्ट के बाद यहां के शीबा में समुद्री तट पर कई व्हेल मछलियां किनारे पर आकर दम तोड़ती दिखी। जानकार इसके पीछे भी समंदर में सुनामी की हलचल को मान रहे हैं। लेकिन जापान के अलावा अमेरिका में भी दहशत देखने को मिली है। यह हवाई की तस्वीर है, ध्यान से देखिए आप। यहां कई किलोमीटर तक के इलाके समंदर की लहरों में समा गए। लोगों को लगा कि यह सुनामी के पहले की तबाही का ट्रेलर है। अमेरिका के हवाई में एक जगह है ओआहू। यहां सुनामी का सायरन सुनने के बाद दहशत में लोग ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़े। इस वजह से यहां कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यहां के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी सेना को बुलाया गया। हवाई में ही हाईवे पर अलग ही दृश्य दिखा। लोगों में सुनामी को लेकर इस कदर खौफ था कि लोग तटीय इलाकों से बाहर निकलने के लिए सड़क से अलग ऑफ रोडिंग करने लगे। जिसको भी जहां मौका मिला वो आगे निकल जाना चाहता था। सुबह ऐसी तस्वीरें थी कि अमेरिका के 10 करोड़ लोगों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। हवाई में इमरजेंसी लागू की गई। 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी देखी। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट किया गया। कैलिफोर्निया, अलास्का में भी अलर्ट जारी हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लोगों से हर संभव मदद का भरोसा देने का साथ सतर्क और सावधान रहने को कहा। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले की खबर है कि कैलिफोर्निया में अलर्ट रद्द कर दिया गया है। सुनामी का अब यहां खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन होल्ड ऑन, यहां खतरा नहीं बताया जा रहा है। यह कमर्शियल एयरलाइंस को जो डाइवर्ट किया गया था उसका वीडियो है। हम आपको बताते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल सुनामी को लेकर खतरे की घंटी कहां कहां बजी है। इसमें रूस, चीन, अमेरिका जैसे 3 सुपर पावर देश शामिल हैं। इनके अलावा जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। लेकिन इसके अलावा गुआम, माइक्रोनेशिया के द्वीपों को अभी भी सुनामी वॉच पर रखा गया है। वहीं फ्रेंच पोलिनेशिया के मार्कस द्वीप समूह के लिए भी सुनामी की लेटेस्ट चेतावनी जारी हुई है। यहां आने वाले कुछ घंटों में 4 मीटर यानी कि तकरीबन 13 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई है। अब सुनिए जापान से लेकर अमेरिका तक के लोगों को कैसे सतर्क किया गया।
रूस के कामचटका में इस तरह का शक्तिशाली भूकंप पहली बार नहीं आया। 1952 में कामचटका में भूकंप से भारी तबाही मची। उस समय वहां 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। समंदर में 18 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। सुनामी का असर अमेरिका तक दिखा था। करीब 10,000 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका में $1 मिलियन का नुकसान हुआ था। दरअसल ये रिंग ऑफ फायर का इलाका है जहां बड़े भूकंप और उसके बाद सुनामी आती रही। यह भी कहा जाता है कि दुनिया के 75% ज्वालामुखी इसी इलाके में, दुनिया के 80% भूकंप इसी इलाके में आते हैं। कई टेक्टोनिक प्लेट्स यहां आपस में मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स यहां आपस में टकराती हैं। प्लेट्स के टूटने या खिसकने से तेज भूकंप आता है। भूकंप के बाद समुद्र की सतह में बड़ा बदलाव होता है। अब सुनते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। जहाँ पे भी ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, ये परस्पर आपस में इंटरेक्ट करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, और जो भूकंप जो आता है वो उसके फलस्वरूप आता है। तो जो अभी जो आया है, ये आपकी जो मैंने जैसे आपको बताया 2 प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड नॉर्थ पैसिफिक प्लेट, उनके इंटरेक्शन से ये आया है। अगर भूकंप मेन लैंड में आता है तो तब सुनामी के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो समुद्र गर्भ में आता है तो तब सुनामी के चांसेस होते हैं। और जो ये इस बारी जो भूकंप आया है, इसमें ऐसा आकलन किया गया है कि इसके फलस्वरूप सुनामी के आने के चांसेस हैं। इस भूकंप के बाद, ज़लज़ले के बाद अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी घटना की ओर जो कि अब बड़ी आम सी होती जा रही है, और ये सबसे दुखद बात है। बांग्लादेश से हिंदुओं की फिक्र बढ़ाने वाली खबर। यहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथी भीड़ ने एक बार फिर से हमला किया। उनके गांव को टारगेट किया, घरों में घुसे, तोड़फोड़ की, मार पिटाई की, लूटपाट की। बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता रंगपुर इलाके में हुई है। इसके बाद कई हिंदू डर कर इलाके को छोड़ रहे हैं, वहां से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। हिंदुओं पर जुल्म की कहानी बताने वाले कुछ वायरल वीडियो सबूत देखिए। इन तस्वीरों में हिंदुओं से अत्याचार की सारी घटनाएं साफ दिख जाएंगी। घरों में तोड़फोड़ की पुष्टि हो रही है। कट्टरपंथियों ने घरों के दरवाजों से लेकर अंदर कुर्सी मेज तक कुछ भी साबुत नहीं छोड़ा। जीवन भर की कमाई दांव पर लगाकर जैसे तैसे घर बनाने वाले परिवार इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? संकट में मोहम्मद यूनुस उनका कितना साथ देंगे? यही सवाल इन लोगों के मन को कचोट रहा है। कट्टरपंथी भीड़ की ओर से यह बर्बरता यहां के कुल 22 हिंदू घरों में की गई है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां भीड़ ने अपनी कट्टरता के निशान न छोड़े हों। यहाँ के बचे हुए कुछ हिंदू परिवारों को डर है कि वो अगर यहाँ रहे तो ये भीड़ फिर लौट सकती है और उन्हें परेशान कर सकती है। आपको रंगपुर में हिंदुओं के साथ हुई इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी जाननी चाहिए। ऐसा आरोप है कि यहाँ के एक युवक ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक पोस्ट किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, युवक को हिरासत में लिया जाता है, अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस बीच भीड़ आक्रोशित हो गई। शनिवार और रविवार की रात हजारों की संख्या में लोग रंगपुर में हिंदुओं के बालापाड़ा गांव में पहुंचते हैं, वहां पर कोहराम मचाते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं के घरों पर 2000 लोगों ने एक साथ हमला बोल दिया। 3 दिन बीतने के बाद पुलिस ने अब जाकर इन 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोषियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने हिंदुओं के घरों की मरम्मत कराने का भरोसा दिया है फाइनली। लेकिन सवाल एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस से, उनके राज में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है? बार बार हिंदुओं से हिंसा क्यों होती है? बार बार हिंदुओं के घर, दुकान और धार्मिक स्थल पर हमले क्यों होते हैं? यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंदू शांति से क्यों नहीं रह पाते? लेकिन अब बात आतंकवाद के खिलाफ भारत के नॉन स्टॉप ऑपरेशन की, जो पिछले 48 घंटे में कश्मीर में 4 ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 5 आतंकी मार दिए गए हैं, 1 गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अगर हम 2 बड़े ऑपरेशन की बात करें तो पहले ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े आतंकियों को मार दिया गया। अब ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकियों को खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। पुंछ के अलावा जम्मू के नगरोटा में भी पुलिस को कामयाबी मिली है।
पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को भी पकड़ा है। आरोपी मददगार का नाम अजान हमीद गाजी बताया गया है, जो श्रीनगर का रहने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ इस डबल ऑपरेशन पर हमारे ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आज पुंछ में ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च किया गया। जैसे ही भारतीय सेना को ये जानकारी मिली कि पुंछ के दिगवार सेक्टर में आतंकी छुपे हुए हैं, घुसपैठ की फिराक में हैं, और ऐसे में ऑपरेशन शिव शक्ति को लॉन्च किया गया और 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को ढेर किया गया। उनसे आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वो भी रिकवर की गई। उसके बाद नगरोटा के इसी इलाके में यहाँ पर सुरक्षा बलों और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस गाड़ी को रोका जाता है। नाके पे व्यक्ति जो है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। जब गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो उस वक्त इस गाड़ी से 3 पिस्टल जो हैं वो रिकवर किए जाते हैं। और आपको बता दें कि इन 3 पिस्टलों में माना जा रहा है चाइनीज़ पिस्टल है, तुर्की मेड पिस्टल है। वहीं कुपवारा के अंदर भी बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर किए गए और चौथा ऑपरेशन जो था वो कुपवारा का था। यानी कि पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। में अब बात भारत में अलकायदा वाली साजिश की, जिसकी सूत्रधार एक महिला आतंकी है। आप कह सकते हैं भारत में अलकायदा की शमा बुझ गई, क्योंकि अलकायदा की जिस महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम शमा परवीन है। वो भारत में सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा का बेस बनाने का षड्यंत्र कर रही थी। उसकी साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा था गजवाए हिंद प्लान, जो अब अंधेरे में चला गया है। और महिला आतंकी से अलकायदा वाला बुर्का हट चुका है, असली चेहरा सामने आ चुका है। अब साफ हो चुका है कि वो अलकायदा के लिए काम करती थी। पाकिस्तानी मौलानाओं के साथ उसका गजवाए हिंद वाला गठबंधन था। अब आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में इस महिला आतंकी का पूरा चेहरा आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इस महिला का चेहरा और आतंकी चरित्र आपके सामने रखेंगे। आपको ये बताएंगे कि भारत में कैसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा गजवाए हिंद वाली साजिश रच रहा था, और ये महिला आतंक अलकायदा के इस षड्यंत्र की सबसे बड़ी सूत्रधार थी। गुजरात एटीएस ने इस महिला को गिरफ्तार किया है। इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको इस आतंकी महिला की कुंडली दिखाते हैं। महिला आतंकी का नाम शमा परवीन है। शमा परवीन की उम्र 30 साल है। ये AQIS यानी अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है। अलकायदा की महिला आतंकी शमा परवीन झारखंड मूल की है। कल गुजरात एटीएस की एक टीम ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन के तहत इस महिला को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बाद में इसे अहमदाबाद लाया गया। आगे आपको बताएंगे कि कैसे यह महिला देश में अलकायदा के लिए प्रचार करती थी। इसका मुख्य काम आतंकी स्लीपर सेल की भर्ती करना था। गजवाए हिंद साजिश के तहत यह महिला भारत में अलकायदा के मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। इसका नेटवर्क कई पाकिस्तानी मौलानाओं के साथ था। वो पाकिस्तानी मौलानाओं के संपर्क में थी। गुजरात एटीएस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलकायदा के लिए काम करने वाली आतंकी शमा का सीधा संबंध पाकिस्तान में बैठे कई मौलानाओं से था। यह महिला पाकिस्तानी मौलानाओं के जिहादी वीडियो का प्रचार करती थी। सवाल है, क्या यह भारत के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश थी? क्या भारत के युवाओं को ब्रेन वॉश करने की साजिश थी? क्या पाकिस्तान में बैठे मौलानाओं और आतंकी संगठन अलकायदा का यह संयुक्त षड्यंत्र था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गुजरात एटीएस ने AQIS से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, जिसके तहत 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब बेंगलुरु से महिला आतंकी शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है। शमा परवीन के खिलाफ UAPA के और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल शमा परवीन से पूछताछ की जा रही है। इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और विदेशी संबंधों की भी जांच की जा रही है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके
अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। 22 जुलाई के दिन गुजरात एटीएस के द्वारा एक केस किया गया था जिसमें अलकायदा एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े हुए 4 आरोपियों की अरेस्ट की गई थी। एक स्ट्रेंजर नेशन 2 करके एक इंस्टा आईडी है जिसके साथ एक्टिव कांटेक्ट में है। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज़ के थ्रू लेता है। ये प्रोफाइल कौन चला रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया और इनको जानने को मिला कि एक शमा परवीन नाम से एक महिला है जो कि आरटी नगर बेंगलोर में रहती है, वो इन तीनों प्रोफाइल को चला रही है। ये प्रोफाइल काफ़ी पॉपुलेटेड है। जो शमा परवीन है इसको उसके निवास स्थान से पकड़ा गया, इसकी प्रारंभिक पूछपरछ की गई और जो शंकास्पद फ़ोन वगैरह थे वो कब्जे किए गए। शुरुआती पूछपरछ में इसने एक्सेप्ट किया कि वो अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट डालती थी। अलकायदा की महिला आतंकी अपने साथ कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली किताबें जरूर रखती थी, लेकिन इसके काम करने का स्टाइल, जिहादी प्रचार की शैली, युवाओं को ब्रेन वॉश करने का तरीका डिजिटल है। गुजरात एटीएस के सूत्रों के अनुसार यह महिला आतंकी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती है। इसे आप कुछ जानकारियां से समझिए। गुजरात एटीएस के अनुसार शमा परवीन AQIS की ऑनलाइन सेल की कमान करती है। यह डिजिटल आतंकी मॉड्यूल को लीड कर रही थी, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही थी, मोबाइल से प्रचार कर रही थी, AQIS संबंधित डिजिटल लिटरेचर रखती थी। एटीएस को एनक्रिप्टेड चैट्स मिले हैं। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के मौलानाओं के संपर्क में थी। अल कायदा की महिला आतंकी की साजिशों की जांच भी अब डिजिटल फॉरेंसिक टीम कर रही है। डिजिटल टीम डेटा का विश्लेषण कर रही है ताकि इसके अन्य नेटवर्क सदस्यों का पता चल सके। एटीएस ने पहले 4 लोगों को अहमदाबाद, मोरबी, दिल्ली और नोएडा से पकड़ा था। पूछताछ और डिजिटल सबूतों की जांच के बाद शमा परवीन का नाम सामने आया था, जो इन अकाउंट्स की असली यूजर पाई गई। इसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलुरु पहुंची और 29 जुलाई को स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से शमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस को पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश मिले थे। इसी के तहत एटीएस की एक खास टीम बनाई गई जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव कई ऐसे अकाउंट्स को ट्रेस किया जो जिहाद, गजवाए हिंद और भारत सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने वाले मैसेज फैला रहे थे। जांच में जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। शमा परवीन 2 फेसबुक पेज चलाती थी, इंस्टाग्राम अकाउंट से रील शेयर करती थी, अकाउंट से अलकायदा के नेताओं के वीडियोस शेयर करती थी, अलकायदा के इमाम अनवर के भाषण को शेयर किया था, अल अवलाकी के जिहादी भाषणों को प्रसारित किया था। वीडियो में मुस्लिम युवाओं को हमले के लिए उकसाया था। शमा परवीन लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना के से संपर्क में थी। मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज के भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। वीडियो में हथियार उठाने, सांप्रदायिक तनाव की बातें कही गई थी। कहानी यही है कि शमा का काम था जिहादी रील्स बनाकर अलकायदा को खुश करना। जब शमा परवीन ने जिहादी रील्स बनाई, उन्हें फैलाया और युवाओं का ब्रेन वॉश किया तो अलकायदा खुश हुआ। आपको बता दें कि शमा परवीन के मोबाइल फोन की जांच के दौरान कुछ और सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल अकाउंट्स भी मिले हैं। शमा परवीन के पास से पाकिस्तान से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज, मैप, मोबाइल नंबर्स, लोकेशन की जानकारी गुजरात एटीएस को मिली है। एटीएस अब शमा परवीन के एक एक दस्तावेज की जांच कर रही है। अब आपको राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में आज दिन भर गर्मा गर्म बहस होती है। फिक्र की सियासी फाइट देखने को मिली। विपक्ष की ओर से सबसे ज्यादा हंगामा इस बात पर मचा कि पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपनी बात क्यों नहीं रखी। यह हंगामा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच में भी हुआ। विपक्ष ने मांग उठाई कि लोकसभा की तरह पीएम मोदी को राज्यसभा में भी आकर सभी मुद्दों पर बात रखनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सदन का अपमान कहा। उनके इस आरोप पर गृह मंत्री ने कटाक्ष किया, कहा कि पीएम साहब को सुनने का ज्यादा शौक है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट एक माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब।
ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। मैं बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज। विपक्षी वॉकआउट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया, कहा कि उन्हें मालूम है विपक्षी सांसद क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए लोग डिबेट सुन नहीं सकते हैं। गृह मंत्री ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया, आरोप लगाया कि पहले आतंकी हमलों पर पाकिस्तान को डोजियर भेजा जाता था, अब हम पाकिस्तान में ब्रह्मोस भेजते हैं। उन्होंने पंडित नेहरू का भी नाम लिया। वैसे पंडित नेहरू आज दिन भर राज्यसभा के अलग अलग भाषणों में ट्रेंड करते रहे। इसकी शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच से हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पंडित नेहरू की गलती सुधार रहे हैं, हम जो कहते हैं वही करते हैं। वहीं जब आरजेडी के सांसद मनोज झा के बोलने का मौका आया तो उन्होंने बार बार नेहरू का नाम लिए जाने से सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए पंडित नेहरू बार बार आ जाते हैं, इससे अच्छा है एक मुकदमा कर दो और जवाहरलाल नेहरू को हाजिर कर दो। राज्यसभा में पक्ष विपक्ष के बीच आज कैसे जुबानी फायरिंग होती रही, ये सियासी तकरार आपको जरूर देखनी चाहिए। मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया। Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। अगर आपने कई बार सुना होगा कि नगर निगम, अथॉरिटी या कोई एजेंसी आम लोगों को नोटिस भेजती है और जुर्माना वसूलती है। यह नोटिस अतिक्रमण और नियम तोड़ने जैसे किसी भी मामले में हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि कोई आम नागरिक नगर निगम को ही कानूनी नोटिस भेज दे और फिर जुर्माना मांगे? ऐसा हुआ है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला नोटिस में आया, जहां पिछले दिनों हुई तेज बारिश से नगर निगम और एक कारोबारी के बीच ऐसा विवाद शुरू हुआ जो खत्म नहीं हो रहा है। दरअसल 23 जुलाई को अमित किशोर नाम के कारोबारी साहिबाबाद से अपनी मर्सिडीज से अपने घर वसुंधरा सेक्टर 11 जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचे तो तेज बारिश के बाद वहां इतना पानी भर गया कि उनकी मर्सिडीज बीच सड़क में पानी में फंस गई। न स्टार्ट हो रही थी, न खिसकाई जा सकती थी। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें क्रेन बुलानी पड़ गई, जिसके बाद कार को किसी तरह पानी से बाहर निकालकर सर्विस सेंटर भेजा जा सका। कार को ठीक कराने में लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा आया। इसके बाद कारोबारी अमित किशोर ने नगर निगम को लीगल नोटिस भेजा और जल भराव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। इस कानूनी नोटिस में उन्होंने यह भी कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, दूसरी जगहों पर शिकायत की जाएगी। लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब नगर निगम ने इस मामले में सफाई देते हुए उल्टा कारोबारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। नगर निगम ने कहा है कि अमित किशोर एक पेशेवर शिकायतकर्ता है, जिन्होंने निजी कारणों से निगम की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। अमित किशोर द्वारा अपनी शिकायत में दर्शाई गई गाड़ी की फोटो से साफ दिख रहा है कि पानी टायर तक भी नहीं है। गाड़ी की खराबी बरसात के जल भराव से हुई है या ये किसी भी विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता। शहर में ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है।